नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमने कल पढ़ा इसके 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद में हमने सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, रोजगार क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अल्प रोजगार क्या है। अल्प रोजगार का मतलब है कि मजदूर जितने दिन काम करना चाहता है उसे कम काम मिले। मजदूर 20 दिन काम करना चाहता है, काम उसको मिले 10 ही दिन। इसका मतलब रोजगार कम है, तो उसको कहते हैं अल्प रोजगार। उसके बाद छिपे हुए बेरोजगार। इसका अर्थ क्या है? बेरोजगार कौन होता है? कि जो काम करना चाहता है, काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार होता है। छिपे बेरोजगार का मतलब है बेरोजगार है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगार है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक व्यक्ति खाली बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि वो काम करना चाहता है, उसको काम मिल नहीं रहा है, खाली बैठा है, वो बेरोजगार है, में दिखाई दे रहा है। कई बार कोई व्यक्ति बेरोजगार है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि इसने क्या कहा है कि कोई काम 2 व्यक्ति कर सकते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर 2 एकड़ भूमि में 50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब उसी भूमि पर हमने 4 व्यक्ति लगा दिए, उत्पादन 50 क्विंटल। इसका मतलब क्या है? उत्पादन पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। 2 कर रहे थे तो भी काम 50 क्विंटल उत्पादन हुआ, 4 व्यक्ति लगाए तो भी उत्पादन 50 ही। अब 2 और लगाए, उन्होंने क्या कमाया? उन्होंने तो कुछ नहीं कमाया। 50 क्विंटल कम जो इनकम है वो 2 व्यक्ति कर ही रहे थे। 4 लगाने का बेनिफिट क्या हुआ? तो वो यानी कि वो 2 और लगाए, उन्होंने कोई इनकम नहीं की, तो वो तो बेरोजगार ही हैं। जिन्होंने आय नहीं कमाई वो तो बेरोजगार है, लेकिन वो काम कर रहे थे। अब काम कर रहे हैं तो हम उनको बेरोजगार नहीं कहते। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम बेरोजगार नहीं कहते। लेकिन ये कहता है जब उत्पादन पर उन 2 व्यक्तियों का कोई असर नहीं पड़ा तो वो बेरोजगार के समान ही हैं। लेकिन वो काम कर रहे थे, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बेरोजगार तो हैं, लेकिन दिखाई न देने के कारण उनको हम छिपे हुए बेरोजगार कहेंगे। उसके बाद संगठित क्षेत्र कौन सा होता है? ये कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई भी कारखाना होता है, उसमें जब मज़दूरों से काम की अवधि मज़दूरों के निश्चित होते भी आपको 8 से 5 बजे तक काम करना है। सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं। वो सरकार ने जो भी नियम बना रखे हैं कि एक तो मज़दूरों का टाइम निश्चित है, इतना टाइम काम लेना है, छुट्टी अगर उनको ज़रूरत है छुट्टी देनी है, बीमार होने पे छुट्टी देनी है। ऐसे कुछ मज़दूरों के लिए जो नियम बना रखे हैं सरकार ने, जो उद्योग उन नियमों का पालन करता है उसको कहते हैं संगठित क्षेत्र का उद्योग। जो सरकारी नियमों का पालन करता है जो उद्योग। असंगठित का मतलब वो उद्योग जो सरकारी नियमों का पालन नहीं करता। वो मज़दूरों से 12-12 घंटे काम लेता है। मज़दूर छुट्टी ले लेता तो उसका वेतन कट जाता है, बीमार हो जाता है तो वेतन कट जाता है। यानी कि वो सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे क्षेत्र को हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जिसकी देख रेख सारा काम सरकार करती है। जिस संपत्ति का मालिक सरकार है, सारे कार्य की देख रेख जो भी वो सरकार ही करती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। निजी क्षेत्र वो है जिसमें संपत्ति का मालिक कोई निजी व्यक्ति है
और वो अपने फ़ायदे के लिए लाभ कमाता है। अब सरकार क्या है, सरकार का काम क्या है? जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में तो सरकार जनता की भलाई के लिए भी काम करती है, लेकिन निजी क्षेत्र केवल अपने लाभ के लिए काम करता है और मालिक भी खुद ही होता है। उत्पादन में तीसरा क्षेत्र है हमारा, तो तीसरा क्षेत्र कौन सा है? जो सेवाओं का उत्पादन करता है, जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता। तीसरा क्षेत्र तो पहले और दूसरे की मदद करता है उत्पादन में। तो आजकल तीसरे क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ रहा है, परंतु रोजगार में उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। जितना रोजगार लोगों को चाहिए उतना रोजगार नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तीसरा क्षेत्र का उत्पादन में महत्व बढ़ता जा रहा है। अतिरिक्त रोजगार सृजन कैसे, हम रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार कैसे दें? तो ये कहता है पहला तरीका तो ये है कि बांध बनाएं, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाएं, क्योंकि काफ़ी भूमि ऐसी पड़ी है जब सिंचाई के साधन न होने के कारण वो खाली पड़ी है। अगर सिंचाई के साधन होंगे तो उस पर काम करने के लिए फिर मज़दूर चाहिए, उन मज़दूरों को काम मिल जाएगा। तो एक तरीका ये कि बांध बनाया जाए, नहरें बनाई जाए, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। जब पानी मिलेगा तो खेतों में फसल ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगी तो काम करने के लिए मज़दूर ज़्यादा चाहिएंगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा है परिवहन के साधन हैं, भंडारण के साधन हैं, इनको बढ़ाया जाए। या फिर कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए। अगर उसको कुछ ऋण मिल जाएगा तो अपनी दुकान खोल लेगा, अपना कोई बिजनेस चला लेगा, तो उसको रोज़गार मिल जाएगा। ऐसे हम रोज़गार के अवसर बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो आपने गांव में ये नाम सुना होगा, नरेगा। नरेगा की फुल फॉर्म है ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कानून बना था 2005 में। ये कानून सरकार ने बनाया थी। सरकार ने ये कहा था कि जो व्यक्ति काम करने में सक्षम है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बेरोजगार है, काम करने में सक्षम है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगार हैं, तो सरकार उन लोगों को साल में 100 दिन रोजगार देगी। जैसे गांव में हम देखते हैं नरेगा के तहत मज़दूरों से काम करवाया जा रहा है, सरकार काम दे रही है उनको। गांव में तालाब की खुदाई करवानी है, गांव के सार्वजनिक सड़कों के किनारों पे सफाई करवानी है, जो सार्वजनिक काम है गांव के वो उनसे करवाए जाते हैं। तो जो नरेगा के अंदर जो काम, उसको 100 दिन व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा। अगर सरकार कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाई तो उनको 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता घर बैठे को मिलेगा। अगर रोज़गार नहीं दे पाई सरकार तो उनको फिर बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार घर बैठे को। तो ये है, ये नया कानून बनाया था सरकार ने 2005 में। उसके बाद आगे MCQ हैं, जैसे सेवा क्षेत्र में रोज़गार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। तीसरा क्षेत्र है हमारा, उत्पादन जरूर बढ़ा है उसमें, लेकिन रोज़गार उस स्पीड से नहीं बढ़ा है। देश क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो तीसरा क्षेत्र है। पहले और दूसरे में तो वस्तुओं का उत्पादन होता है। देश क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा मिलती है संगठित में। रोजगार सुरक्षा का मतलब है कि मजदूरों को निकाला नहीं जा सकता, परमानेंट होते हैं मजदूर, वो तो सरकारी में होते हैं। संगठित क्षेत्र में भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक या संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी फैक्ट्रियाँ हैं वो सरकारी नियमों का पालन करती नहीं है, मजदूरों से ज़्यादा काम लेती है, कम वेतन देती है, तो बड़ी संख्या में। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित है। विनिर्मित मतलब ये तो कपास से बना है तो वो विनिर्मित है कपड़ा तो, और कपास एक प्राथमिक
क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन हो रहा है तो प्राथमिक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। पहला क्षेत्र दूसरे पर निर्भर, दूसरा तीसरे पर निर्भर, तीसरा पहले पर। ये कहता तीनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ये काम आपको करना है और इसमें राइट का काम आपको ये MCQ दे रखे हैं 6, ये आपको राइट करने हैं। बाकी सारी परिभाषाएं आपको याद करनी है। ये आज का काम आपका। धन्यवाद।